नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत। कुछ दिनों पहले योगी आदित्यनाथ ने एक चेतावनी जारी की थी, खास तौर से हिंदुओं के लिए। और ये चेतावनी जारी क्यों की गई थी, ये भी हम और आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर हिंदू नहीं बंटता, तो जो रिजल्ट उत्तर प्रदेश से आए हैं वो भी नहीं आते। और हिंदुओं को बांटने की जो साजिशें हैं, ये 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुत हद तक कामयाब रही थी। कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और जो इंडी अलायंस के दूसरे घटक दल हैं। योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा था, उसका जरा एक अंश सुन लेते हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दिन पहले महाराष्ट्र के ठाणे में क्या कहा है, जरा उसको भी सुनेंगे और समझेंगे कि प्रधानमंत्री ने ये बात क्यों कही है। तो पहले सुनते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा था कुछ दिन पहले। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। हमें विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए कार्य करना है। मैं एक बार फिर से राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, आज उनकी भव्य प्रतिमा यहां पे लगी है। राष्ट्र के प्रति समर्पण और इससे स्पष्ट बात और कुछ हो नहीं सकती है, और इससे अधिक सद्भावना, चिंता हिंदुओं की और कोई कर नहीं सकता है। और खुला संदेश कि बटोगे तो कटोगे, बांग्लादेश की तरह। बांग्लादेश में क्या हो रहा है वो देख लीजिए, और अभी चुनाव में क्या हुआ है ये देख लीजिए। जो समाजवादी पार्टी 2014 में भी 5 सीटों पर सिमट गई थी, 2019 में भी 5 पर ही सिमट गई थी, वो हिंदुओं के बंटने पर कहां पहुंची है। 37 सीटें जीत गई उत्तर प्रदेश में। फैजाबाद, जिसके अंतर्गत अयोध्या आता है, वो सीट भी जीत गई। और हरियाणा में 5 सीटें कांग्रेस जीत गई। इसी तरीके से महाराष्ट्र में 30-31 सीटें एमवीए यानी इंडी अलायंस जीत गया। 29 सीटें ममता बनर्जी जीत गई। और हर जगह भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के दौरे पर थे एक दिन पहले, और वहां उन्होंने क्या कहा जरा सुनिए। कांग्रेस जब सत्ता में थी तो अक्सर ये सवाल पूछा जाता था कि कांग्रेस को देश के विकास से क्या तकलीफ है। लेकिन जब से ये लोग सत्ता से बाहर गए हैं, इस सवाल का जवाब इन्होंने खुद दे दिया है। आज कांग्रेस के असली रंग खुलकर सामने आ गए हैं। कांग्रेस को अब अर्बन नक्सल का गैंग चला रहा है। पूरी दुनिया में जो लोग भारत को आगे बढ़ने से रोकना चाहते हैं, कांग्रेस अब खुलकर उनके साथ खड़ी है। इसलिए
अपनी घोर असफलताओं के बावजूद कांग्रेस सरकार बनाने का सपना देख रही है। कांग्रेस जानती है कि उसका वोट बैंक तो एक रहेगा, लेकिन बाकी लोग आसानी से बढ़ जाएंगे, टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए कांग्रेस और उसके साथियों का एक ही मिशन है, समाज को बांटो, लोगों को बांटो और सत्ता पर कब्जा करो। इसलिए हमें अतीत से सबक लेना है। हमें हमारी एकता को ही देश की ढाल बनाना है। हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। योगी आदित्यनाथ ने कहा था बटेंगे तो कटेंगे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हम अगर बटे तो वो महफिलें सजाएंगे। वो प्रधानमंत्री पद पर हैं, सीधे सीधे वो बात तो नहीं कह सकते जो योगी आदित्यनाथ ने कही है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने भी सीधे सीधे शब्दों में ही हिंदुओं को ये समझा दिया है, चेता दिया है कि अगर बटोगे तो जो हाल उत्तर प्रदेश में हुआ है, जो हाल पश्चिम बंगाल में हुआ है, जो महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में हुआ है, जो हरियाणा में लोकसभा चुनाव में हुआ है, राजस्थान में भी सीटें घटी हैं, वही हाल अब विधानसभा चुनाव में भी होने जा रहा है, होगा। और एक दिन पहले शनिवार को 5 अक्टूबर को हरियाणा में मतदान हुआ। जम्मू कश्मीर में तो खैर 3 चरणों में पहले ही निपट चुका था, 18 और 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को। और 5 अक्टूबर को शनिवार को दोनों राज्यों के एग्जिट पोल के रुझान आ गए हैं। जम्मू कश्मीर में जो जम्मू रीजन है, जहां 43 सीटें हैं विधानसभा की डिलिमिटेशन के बाद, और घाटी ऊपर कश्मीर जहां मुस्लिम बाहुल्य पूरा क्षेत्र है, वहां 47 सीटें हैं। जो एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं उससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू क्षेत्र में भी सभी सीटें नहीं जीतने जा रही है। वहां भी वो 43 में से करीब करीब 29-30 सीटों तक ही पहुंच पा रही है। जो बाकी की 12-13 सीटें हैं, 14 सीटें हैं, वो भी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को जा रही हैं। और ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि जो कश्मीर का इलाका है, जो घाटी का इलाका जिसको कहा जाता है, जो मुस्लिम डोमिनेटेड है, और जहां पर आपका फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, उससे पहले उनके पिता मुफ्ती मोहम्मद सईद, उनकी ही राजनीति चलती थी, उनको ही वोट पड़ते थे, तो वहां तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो गठबंधन है उसको अधिकांश सीटें मिलने जा रही हैं, या फिर जो अदर्स हैं या पीडीपी है उनको सीटें मिलने जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी का तो वहां खाता खुल जाए, कोई एक आध सीट आ जाए तो उसके लिए बड़ी बात होगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जम्मू क्षेत्र में जो हिंदू बटा है, जो जिसने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी वोट दिया है, उसके चलते भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में भी वीक साबित हुई है। इसके बावजूद कि उसने 5 साल पहले जो दशकों से मांग की जा रही थी कि 370 हटाइए, 35A हटाइए, वो काम उसने करके दिया। और केवल 370 और 35A हटाई नहीं है, बल्कि वहां
विकास की धारा जो है प्रवाहित की है, आतंकवाद को रोका है, आतंकवाद को जो विदेशों से फंड आता था उसको रोका है, अलगाववाद को रोका है, आतंकवादियों को, उनके कमांडरों को मारा है, बहुत बड़े पैमाने पर काम किया है। इसके बावजूद अगर जम्मू क्षेत्र का हिंदू फिर बटा है तो साफ संकेत है कि ना उत्तर प्रदेश से कोई सबक सीखा है हिंदुओं ने और ना दूसरे राज्यों से, जहां लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचा था बंटने की वजह से ही। हरियाणा के जो रुझान आए हैं वहां भी ये साफ हो गया है कि कांग्रेस की वापसी होने जा रही है। जितने भी रुझान आए हैं, एग्जिट पोल आए हैं, उनका संकेत यही है। ये हरियाणा के एग्जिट पोल के रुझान है। 90 सदस्यीय विधानसभा है, 46 सीटें चाहिए सरकार बनाने के लिए। ध्रुव रिसर्च कह रहा है बीजेपी को 27, कांग्रेस को 57। पीपल्स पल्स कह रहा है बीजेपी को 20 से 32, कांग्रेस को 49 से 61। रिपब्लिक मैट्रीज कह रहा है बीजेपी को 18 से 24 और कांग्रेस को 55 से 62। इसी तरह रिपब्लिक पी मार्क वो कह रहा है बीजेपी को 27 से 35, कांग्रेस को 51 से 61 सीटें। पोल स्ट्रेटेजी ये कह रहे हैं कि 23 से 33 बीजेपी को और 53 से 63 कांग्रेस पार्टी को। जस्ट टिफ रिसर्च कह रहा है बीजेपी को 29 से 37 और कांग्रेस को 45 से 53 सीटें मिलने की संभावना है। इसका मतलब ये है कि हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी हार रही है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो कांग्रेस का अपना वोट बैंक है वो तो एग्जिस्ट कर रहा है, बट नहीं रहा है, पर जो अदर्स हैं उनको वो बांटने में कामयाब हो रहे हैं। प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि बटो मत, नुकसान होगा, उनकी महफिलें सजेंगी। योगी आदित्यनाथ ने तो खुला कहा बटोगे तो कटोगे, यानी सत्ता से हाथ भी धोना पड़ेगा, तरह तरह के अत्याचारों का सामना भी करना पड़ेगा। ये जो दो स्टेट के रुझान आए हैं, जो संकेत मिल रहे हैं, और इसके परिणाम भी बस 2 ही दिन तो बीच में है, कल, आज का और कल का, 8 तारीख को तो रिजल्ट ही आ रहे हैं। तो अगर भारतीय जनता पार्टी दोनों जगह चुनाव हारती है और कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में और कांग्रेस पार्टी हरियाणा में सत्ता में आती है, इसका मतलब आप समझते हैं। और इसके आने वाले दिनों में जो नतीजे होने वाले हैं, परिणाम होने वाले हैं, प्रभाव होने वाले हैं, क्या उसकी गंभीरता को हम समझ पा रहे हैं? जब हरियाणा में इनकी सरकार नहीं थी तब भी क्या हुआ था, जरा याद करिए। वो 13 महीने तक दिल्ली को 3 तरफा 4 तरफा घेर करके आंदोलन खड़ा किया गया था किसानों के नाम पर। उसके पीछे कौन था? उसके रणनीतिकार कौन थे? उसके वित्त पोषक कौन थे? देश के भीतर भी और देश के बाहर भी जो ताकतें मोदी विरोधी बैठी हैं, भारतीय जनता पार्टी की विरोधी बैठी हैं, जो देश की प्रगति को एक्चुअल में बाधित करना चाहती हैं, वही सारी ताकतें थी। तो जब हरियाणा में इनकी सरकार नहीं थी, उस समय भी अगर इतनी बड़ी संख्या में वहां से खापों के बल पर या दूसरे तौर तरीकों से उनको जुटाने में ये कामयाब हुए, तो अब तो अगर इनकी सरकार हो जाएगी हरियाणा में, तो उसके बाद तो इनके लिए बड़ा आसान हो जाएगा दिल्ली के रास्ते रोकना, दिल्ली में आए दिन प्रदर्शन करना, रैलियां करना, अराजकता पैदा करना, यहाँ पर धरने प्रदर्शन कराना। और मत भूलिए
ये केवल हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की ही सरकार होगी ऐसा नहीं है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की भी सरकार है। तो पंजाब से और हरियाणा से मैक्सिमम लोगों को लाना, दिल्ली पहुंचाना, दिल्ली में रास्ते जाम कर देना या धरने प्रदर्शन करवाना, जंतर मंतर पर तो बहुत ही आसान है। वहां तो आप 2000 5000 लोगों को इकट्ठा करो, पूरा जंतर मंतर का इलाका जो है वो चौक हो जाता है। पर दूसरी जगहों पर भी इन लोगों के लिए ये सब करना कितना आसान हो जाएगा, कितना सुगम हो जाएगा। तो जो मैंने कहा है आज के इस वीडियो में वो ये कहा है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के सख्त मिजाज शासन की बदौलत वहां जो अराजकता फैलाने की चेष्टा जब तब कुछ लोग करते रहे हैं, उनकी हिम्मत भी पस्त हो जाती है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ सीधे डंडा उठा लेते हैं और ऐसे अराजकतावादी तत्वों को सीधे वहां पहुंचाते हैं जहां उनकी वास्तव में जगह है। तो भारत को बदनाम करने के लिए, भारत के विकास मार्ग को अवरुद्ध करने के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करने के लिए, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए वो 13 महीने का आंदोलन भी चलाया गया था किसानों के नाम पर 3 कृषि कानूनों के विरोध में। वो पहलवान बेटियों को भी जंतर मंतर पर और नई पार्लियामेंट के लोकार्पण के दिन सड़कों पर उतार करके पुलिस से एक तरीके से कन्फ्रंटेशन कराया गया था। उसके पीछे का जो पूरा मकसद था, जो क्रोनोलॉजी जिसको हम कहते हैं वो थी, उसको समझने की कोशिश करिए। और ये सब टकराव क्यों किया गया? ताकि मोदी सरकार किसी तरीके से आपा खो दे और आपा खो करके प्रदर्शनकारियों पर जो अराजकता हो रही थी, जो हिंसा हो रही थी, जिस तरीके से वो 35 साल के एक पंजाब के दलित युवक को अंग भंग करके हत्या करके बैरिकेड पर टांग दिया गया था, तो किसी तरीके से दिल्ली पुलिस या मोदी सरकार अगर आपा खो दे, लाठी चार्ज कर दे, बल प्रयोग कर दे और वहां से हटाने की कोशिश करे, तो उसके बाद ये पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक वातावरण क्रिएट करें और फिर वैसा माहौल क्रिएट करने की कोशिश करें जैसा बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार को चलता करने के लिए, तख्ता पलटने के लिए किया गया था। वैसा ही तो सब कुछ डिजाइन किया गया था। तो जो मैंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर जो एक आरोप है बहुत सारे लोगों का, जो नेशनलिस्ट हैं, जो राष्ट्रवादी हैं, कि वो कई बार ढीले पड़ जाते हैं। योगी आदित्यनाथ जो सख्ती बरतते हैं, जिस तरह का उनका रुख रहता है और जो दो टूक और तुरंत फैसले लेने के वो आदी हैं, उसके चलते उत्तर प्रदेश में तो किसी की हिम्मत नहीं है इस तरह की हरकतें करने की। पर गृह मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों कई बार संयम दिखाने के चक्कर में ढीले पड़ जाते हैं और ये लोग हावी हो जाते हैं। तो अगर आपको वाकई शासन करना है और 2029 के लोकसभा चुनाव तक सरकार चलानी है, तो आपको भी वही रास्ता अपनाना पड़ेगा जो योगी आदित्यनाथ का रास्ता है। वरना ये तो पहले ही कह चुके हैं, ये तो पहले ही ये सपने देख रहे थे कि नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बनने देना है। इनकी तो पिछले 2 साल से यही सब उधेड़-बुन चल रही थी, प्रयास चल रहे थे। फिर भी 240 पर ही अटकी बीजेपी, पर नरेंद्र मोदी निरंतरता में तीसरी बार प्रधानमंत्री तो बन गए। पर आप जरा राहुल गांधी का वो भाषण सुनिए जो उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे नरेंद्र मोदी।
10-15 दिन बचे हैं, मगर एक बात गारंटी करके लिख लो, हमने जो काम करना था, अखिलेश जी ने, इंडिया गठबंधन ने, हम सब ने मिलकर पिछले 2 साल से हम काम कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, न्याय यात्रा, इंडिया गठबंधन की मीटिंग, हमने जो काम करना था भाई और बहनों, हमने कर दिया है। आप गारंटी लिख के ले लो, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। और ये वही जवान है, याद करिए 2013 जब मणिशंकर अय्यर ने कहा था कि लिख करके रख लो, नरेंद्र मोदी 21वीं सदी में प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। वायदा करता हूं कि इस 21वीं सदी में नरेंद्र मोदी कभी भी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे। ये इनके ख्वाब रहे हैं कांग्रेसियों के, पर 2014 और 2019 पूर्ण बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी इसलिए प्रधानमंत्री बने क्योंकि आप बटे नहीं थे। 2024 में बटे हैं तो आप नतीजा देखिए कि इनको अब यही लोग कमजोर प्रधानमंत्री बता रहे हैं और अभी भी उनकी सरकार का 2029 से पहले ही तख्ता उलटने की साजिशें रच रहे हैं। जो जम्मू कश्मीर में और हरियाणा में होने जा रहा है, इसके बाद नरेंद्र मोदी की, भारतीय जनता पार्टी की जो मुसीबतें हैं, जो चिंताएं हैं, वो बढ़ने जा रही हैं। तो नरेंद्र मोदी को भी, गृह मंत्री अमित शाह को भी उसी नक्शे कदम पर चलना पड़ेगा जिस नक्शे कदम पर आपके योगी आदित्यनाथ चलते रहे हैं। और जो कुछ ठाणे में कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, वही नीति पर उनको चल करके दिखाना पड़ेगा, तब जाकर के ये हतोत्साहित होंगे। इसलिए हमें अतीत से सबक लेना है। हमें हमारी एकता को ही देश की ढाल बनाना है। हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना भी ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।